हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12th। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे लाइव क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं, चाहे आप कोर्स कंप्लीशन के लिए या MCQ सीरीज़ जो मैं करवा रहा हूँ, जिसमें आपको अकाउंट्स, इको और बिजनेस तीनों सब्जेक्ट के 1000 MCQ की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो अगर आपको उसमें एनरोल करना है तो उसकी फ़ीस वन टाइम है 800 रुपीज़, और आपको कोर्स कंप्लीशन के लिए ज्वाइन करना है तो उसकी फ़ीस 2500 है। अगर कोर्स कंप्लीशन को ज्वाइन करते हो तो MCQ वाला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले प्रिंसिपल और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अलग अलग डिफाइन किया गया है। A principle refers to a statement which reflect the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship। जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो एक स्टेटमेंट होता है जो किसी सच्चाई को बताता है या किसी सच्चाई पर बेस्ड होता है, जो हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से पता करी है। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं विस्तार में, जो मैनेजर को उसके डिसीजन लेने के लिए, उसके बिहेवियर के लिए जज करती हैं। तो सर क्या फ़र्क है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में और प्योर साइंस प्रिंसिपल में? मैनेजमेंट प्रिंसिपल काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। साइंस के प्रिंसिपल आप हाल फिलहाल चेंज नहीं कर सकते। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो अप्लाइड करे जाते हैं वो क्रिएटिविटी के हिसाब से करे जाते हैं, और साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अपने मैनर के हिसाब से करे जाते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल चेंज होते रहते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, लेकिन साइंस प्रिंसिपल चेंज नहीं होते। सर क्या फ़र्क है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टेक्निक में? मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस है काम करने के लिए, और मैनेजमेंट टेक्निक मेथड है, प्रोसीजर है, जिसका एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है। पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, मैनेजमेंट टेक्निक कम फ्लेक्सिबल्स होती हैं। उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस है मैनेजर एक्शन के लिए, और वैल्यू जनरल गाइडलाइंस है ह्यूमन बिहेवियर के लिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेक्निकली इन नेचर और ये इथिकल इन नेचर। तो यहाँ एक छोटा सा डिस्कशन हुआ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। अब बारी आती है कि क्या नेचर होता है, क्या फीचर होता है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। The principles of management have been developed on the basis of live experience of happening of the past। जो principles हैं मैनेजमेंट के, वो जो डेवलप करे गए हैं वो लाइव एक्सपीरियंस लिया है, उसके बाद ही आए हैं। तो फीचर क्या है? सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन। The principle of management are universal in nature, that means they can be applied to all type of organization irrespective of their size and nature। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो यूनिवर्सल इन नेचर होता है, कोई भी किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन इसको अपना सकती हैं, उनके साइज़ के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से। चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। फॉर एग्जांपल एक अभी हम आगे प्रिंसिपल पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ वर्क, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में भी अप्लाइड हो सकता है, प्राइवेट कंपनी में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो, हर जगह। ओनली द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन वरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बस जो स्पेशलाइजेशन डिग्री होती है कि कुछ लोग हमारे पास काम करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ नहीं होते, वो चेंज होता रहता है। सेकंड फीचर है जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन टू एक्शन, बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल से हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है कि हमको किस काम को किस तरीके से करना है, लेकिन इनसे आपको कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलता अपनी परेशानी का। फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे एक प्रिंसिपल की बात करी गई है, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कंसिस्ट ऑफ गिविंग अ स्टेबल टाइम पीरियड टू एम्प्लॉय टू सेटल डाउन, बट हाउ मच टाइम टू बी गिवन
वरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ये प्रिंसिपल जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। थर्ड है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप ओनली आफ्टर डीप एंड थ्रो रिसर्च वर्क। जो भी हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप करे गए हैं काफ़ी सारी डीपली स्टडी और रिसर्च वर्क के बाद। दे वर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, वो रातों रातों नहीं बने हैं। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुआ है और बनाने से पहले काफ़ी डेवलप किया गया है। देयरफॉर ये इवोल्यूशनरी नेचर होता है। जैसे अगेन यहाँ पर एक प्रिंसिपल की बात करी गई है। फिर है फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन। जो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। दीज आर नॉट सेट ऑफ रिगिड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि रिगिड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो एक बार बन गया हर साल हम उसे चेंज नहीं कर सकते। मेनली बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो बनाए गए हैं, गाइड करे गए हैं किससे? इंसान के बिहेवियर से। These principles insist on improving relationship between superior, subordinate and all the member of organization। ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? जो भी रिलेशनशिप होता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स का, सभी मेंबर का, वो आपस में इम्प्रूव करवाना चाहते हैं। ये ऑल्सो इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल अगेन प्रिंसिपल की बात करी गई है और मैं इसे अभी ब्रीफली डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब तक आप प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ेंगे, मेरे साथ नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा। फिर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो भी हैं वो बेस्ड हैं कॉज एंड इफेक्ट पर। उसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल हैं जो अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करे जाएंगे। उसका क्या इफेक्ट होगा वो आपको मालूम ही है। ऑल्दो दीज प्रिंसिपल कैन नॉट स्टेट परफेक्टली एब्सोल्यूट रिजल्ट बिकॉज दीज आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग बट इट हेल्प इन नोइंग सम आइडिया अबाउट द इफेक्ट। आपने जो रूल लगाया ज़रूरी नहीं है उससे हर बार वैसा ही हो जैसा हुआ, क्योंकि ये इंसानों पर अप्लाई होता है तो वो चेंज होता रहता है। लेकिन जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैंने ऐसा किया और इससे मुझे ये नया रिजल्ट मिला। सेवेंथ है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है जो कुछ होने और ना होने पर डिपेंड करता हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कंटिंजेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं सिचुएशन पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। की जो एप्लीकेशंस हैं इनका जो नेचर है वो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। दीज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज विद चेंज इन सिचुएशन। सिचुएशन के साथ साथ ये चेंज भी होता रहता है। तो ये सारे फीचर्स थे हमारे किसके? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के। अब हैं इनकी कुछ इम्पोर्टेंस। Significance, importance of management principles. Proper understanding of management principle is very necessary and helpful for manager as these principles act as guideline for managerial activity. आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं आगे कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए। By practicing principles, manager can avoid various mistakes while dealing with people in the organization. जब इन प्रिंसिपल्स को मैनेजर यूज़ करता है तो अपनी वो काफ़ी सारे परेशानियों को हटा सकता है। क्या क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। Manager principles act as guideline for the manager. These principles improve knowledge, ability and understanding of manager under various manager situation. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो एक गाइडलाइन है मैनेजर के लिए और इन प्रिंसिपल की मदद से जो मैनेजर की नॉलेज है, उसकी काबिलियत है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है। द इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल हेल्प द मैनेजर टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। इसकी वजह से जो मैनेजर है वो अपनी गलतियों से ही सीखता है और दिस प्रिंसिपल गाइड मैनेजर टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। इन प्रिंसिपल्स की मदद से मैनेजर सही समय पर सही डिसीजन ले पाता है। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है द मैनेजर प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान एक्टिविटी एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मेटेरियल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट एंड अदर रिसोर्सेज। यानी कि कंपनी के पास जो भी साधन है, पैसा है, लेबर है काम करने के लिए, मशीन्स है, उनका इस तरीके से इस्तेमाल करा जाए कि उनका कहीं ज़्यादा वेस्टेज भी ना हो और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्क ले सकें। थर्ड है वो है साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल अनेबल द मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली। मैनेजर्स को एक दिन में काफ़ी सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो जो हमारे ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं इनकी मदद से वो सही प्रॉब्लम्स का सही डिसीजन ले सकते हैं। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। Every businessman has to make changes in the organization according to changes take place in the business environment। जो भी बिजनेसमैन है उसे टाइम टू टाइम बिजनेस में चेंज लेना पड़ता है, डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंज इन राइट डिसीजन एंड एट राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर को ट्रीट करते हैं कि आपको सही समय पर सही डिसीजन कौन सा लेना है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो फंक्शन होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, वो होते हैं कि उनको प्लान्स एंड पॉलिसी बनानी है, उनको गाइडलाइंस बनानी है। तो जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी वजह से वो सही गाइडलाइंस बना पाते हैं। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब बिजनेस इज क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। जो हमारा बिजनेस होता है वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है और वहीं से वो पैसा कमाता है, तो उनको वहाँ पे भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इन प्रिंसिपल्स की मदद से हमको मालूम पड़ता है कि हमको सोसाइटी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और लास्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंटिफिक जजमेंट होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, रिसर्च करी जाती है, फिर उनको सिखाया जाता है। तो ये सबसे पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। हेनरी फ्यूल जी थे, इनका जन्म तुर्की में हुआ था 1841 में। इन्होंने 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री ली और एज अ इंजीनियर एक कोल माइनिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया। 1988 में इनको प्रमोट करके कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और उस समय जो कंपनी थी उसकी इंसॉल्वेंट होने वाली स्थिति, यानी कि बहुत ही बेकार स्थिति थी। अब फ्यूल जी ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया और सारी टेक्निक को देखते हुए कंपनी की सिचुएशन को आगे बढ़ाया। और जब वो 30 साल बाद रिटायर हुए उस कंपनी से, तो वो कंपनी उस समय की सबसे बढ़िया फाइनेंशियल बैकग्राउंड की कंपनी थी। अब फ्यूल जी ने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए उनके बारे में बात कर लेते हैं। हेनरी फ्यूल जी, जो कि फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट के नाम से जाने जाते हैं। ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजिकल स्किल। इन्होंने क्लियरली बताया कि जो हमारा टेक्निकल और मैनेजिकल स्किल होता है उसके डिफरेंस के बारे में। उन्होंने आइडेंटिफाई किए काफ़ी सारे स्टेप, भाई प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है। और जितना उन्होंने काम किया उनसे उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए। तो वो 14 प्रिंसिपल हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल था उनका डिवीज़न ऑफ वर्क। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी। यानी कि इस प्रिंसिपल के अनुसार जो सारा का, तो कहने का मतलब ये है कि डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप, एक पर्सन यहाँ काम कर रहा है, एक पर्सन यहाँ काम कर रहा है, एक पर्सन यहाँ काम कर रहा है, एक पर्सन यहाँ काम कर रहा है। यानी कि किसी एक पर लोड ना डालकर जितना भी हमारे पास वर्क है उसको छोटे छोटे टास्क में या यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें और सभी को एक टास्क या यूनिट का काम दिया जाए उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार, उनकी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार, उनके एक्सपीरियंस के अनुसार। और when a person is performing a part of job again and again, he will become perfect and specialist in doing that and the efficiency level will improve। जब एक काम को वही पर्सन बार बार करता है तो वो उसमें परफेक्ट हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है। इससे उसकी एफिशिएंसी
इम्प्रूव होती है। एफिशिएंसी यानी कि विदाउट वेस्टिंग एनी रिसोर्सेज आपके कुछ भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हो सकता है ना। फ्यूल सेड not only the factory work but technical, managerial and skill jobs should also be divided into small segment. फ्यूल जी ने कहा ना केवल फैक्ट्री वर्क, टेक्निकल वर्क भी, मैनेजरियल वर्क भी और स्किल जॉब भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, जिससे हमें स्पेशलाइजेशन में मदद मिलेगी। इन बैंक 1 person is receiving cash, 1 is giving cash, 1 is making entry in passbook, 1 is giving loan, 1 is doing FD, so work is divided and bank operate efficiently. अगर एक ही पर्सन को सारे काम दे दी जाएंगे तो उस पर वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा, काम टाइम पर नहीं हो पाएगा, एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। तो ये है पहला प्रिंसिपल। इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव इफेक्ट है सबसे पहला स्पेशलाइजेशन। वेन एवर वर्क इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन देन ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जब जो काम है उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार दिया जाता है तो उससे स्पेशलाइजेशन होता है, यानी कि वो उस काम को करने में स्पेशलिस्ट हो जाता है और इससे उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। यानी कि when employee is performing only one part of job then he become expert in that and result in less wastage of resources. सर अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी नहीं होगी, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगी और चांसेस हो जाएंगे कि एक काम को लोग बार बार कर लें। शॉर्ट फॉर्म में इसे कैसे याद रख सकते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब कि वर्क को डिवाइड करना है स्मॉल यूनिट में, डिपार्टमेंट क्रिएट करना, एलोकेशन करना वर्क को उनकी कैपेसिटी के अनुसार, फंक्शन एरिया देखना और कंसेप्ट। उसके बाद सेकंड है आपका अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन और रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। अथॉरिटी का मतलब है कि आपके पास पावर है डिसीजन लेने की, आपको किसी डिसीजन को लेने के लिए किसी से पूछना नहीं है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आपको टाइम पर पूरा करना है। इस प्रिंसिपल के अनुसार इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी जितनी देनी चाहिए उतनी ही दें, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जितनी देनी चाहिए उतनी ही दें। अगर एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। अगर आपने अथॉरिटी ज़्यादा दे दिया रेस्पॉन्सिबिलिटी को ना देखकर, भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने मैच ही नहीं करी और अथॉरिटी ज़्यादा दे दी, उससे कुछ नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं। और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, अथॉरिटी कम दी, उससे भी आपका काम टाइम पे नहीं हो सकता। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफ गार्ड अगेंस्ट मिस यूज़ और एब्यूज़ ऑफ मैनेजरियल पावर। जो हमारी कंपनीज़ होती हैं वो कुछ ना कुछ सेफ गार्ड्स यूज़ करती हैं ताकि जो पावर है उसका मिसयूज़ ना हो सके। A manager should have the right to punish the subordinate for willfully not obeying a legitimate order but only after sufficient opportunity। अगर आपने किसी को काम दिया है और उसने वो काम टाइम पर नहीं किया तो मैनेजर को पूरी पावर है उसको पनिश करने की, बट उस केस में जिस केस में आपने उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी थी तभी। फॉर एग्जाम्पल, if a person is given responsibility to produce 100 units in 1 week time but he is not given authority to purchase the raw material। एक पर्सन को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको एक हफ्ते में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि अगर आपको रॉ मटेरियल परचेस करने की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से परचेस कर सको। इस केस में इफ़ देयर इज़ नो रॉ मटेरियल अवेलेबल इन द स्टोर रूम, एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट कंप्लीट द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसर 100 यूनिट्स ऑफ टाइम। और यहाँ पर वर्कर उसे ब्लेम नहीं कर सकता काम को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अथॉरिटी नहीं थी। जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बराबर ही अथॉरिटी होनी चाहिए, ना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा और ना ही अथॉरिटी ज़्यादा। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं सर? नो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, कोई मिसयूज़ नहीं होगा अथॉरिटी का। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइम पर मीट हो जाएंगी। वॉयलेशन क्या है भाई?
यानी कि अगर इसको नहीं करोगे तो क्या होगा, अथॉरिटी का मिसयूज होगा, वर्क में डिले होगा और ओवर बर्डन भी पड़ सकता है काम का। ठीक है ना। तो ये हमारे 2 प्रिंसिपल हो गए। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या कहता है, डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जब भी आप किसी कंपनी में या कहीं भी जॉब करते हैं तो वहाँ के कुछ नियम कानून होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं और कुछ नियम कानून होते हैं जो एम्प्लॉयर को भी फॉलो करने पड़ते हैं। गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है वो क्लियर होना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जो आपसे छुपाई गई हो। जो भी कमिटमेंट आपने करे हैं या एम्प्लॉयर ने करे हैं आपसे, वो टाइम पर कंप्लीट होने चाहिए। और अगर कोई गलत काम होता है तो पेनल्टी सबके लिए बराबर है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो। फ्यूल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। फ्यूल जी ने कहा था कि जो डिसिप्लिन है वो सुपीरियर लेवल पर भी ज़रूरी है और सबऑर्डिनेट लेवल पर भी ज़रूरी है। द डिसिप्लिनरी रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबऑर्डिनेट बट डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर। यानी कि वही लाइन रिपीट है कि दोनों में होना चाहिए, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होनी चाहिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। एग्जाम्पल, द एम्प्लॉई मस्ट हॉनर देयर कमिटमेंट टुवार्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनको अपने कमिटमेंट पर खड़ा उतरना चाहिए। जो काम उन्होंने जिस टाइम को करने को कहा था उस टाइम पर हो, इफ़ेक्टिवली हो, एफिशिएंटली हो, ये उनका नियम है, डिसिप्लिन है। उसी हिसाब से जो सुपीरियर है उनको अपने कमिटमेंट पर, जैसा उन्होंने इंक्रीमेंट के लिए कहा था, जैसा उन्होंने प्रमोशन के लिए कहा था, जैसा उन्होंने वेजेस के लिए कहा था, वो उनको प्रोवाइड करें। पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेगा सर इसका, आपका जो भी काम है वो सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा और आपकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी। सर अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करें तो क्या होगा भाई, कन्फ्यूज़न होगी, काम का डिसऑर्डर होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। ठीक है ना। फोर्थ प्रिंसिपल है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली। इस प्रिंसिपल के हिसाब से, यूनिटी ऑफ कमांड के हिसाब से, जो हमारा एम्प्लॉय है उसको ऑर्डर देने वाला, हुक्म देने वाला जो बॉस होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए और उससे पूछताछ करने वाला, सवाल जवाब करने वाला भी बॉस एक ही होने चाहिए। क्यों? If he is receiving order from more than one boss, then he will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first. अगर उसे ऑर्डर एक से ज़्यादा बॉस दे रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात पहले माननी है और किसकी बात बाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल, if employee of production department is asked to go slow in production to maintain quality standard by the production in charge and sales in charge instruct the employee to fasten the production। जो प्रोडक्शन इंचार्ज है वो कह रहा है प्रोडक्शन आराम से करो और सेल्स इंचार्ज है वो कह रहा है प्रोडक्शन तेज़ी से करो। इस सिचुएशन में जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे किसकी बात सुननी है किसकी नहीं। अगर ऐसा होता है, इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे सर? पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, नो कन्फ्यूज़न द माइंड। सबऑर्डिनेट के माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई भी ईगो क्लैशेस नहीं होंगे और हमारा जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव होगा। नहीं करते हैं तो ये तीनों ही आप लिख सकते हो, तीनों ही नहीं होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, सब जो रिलेशन है वो ख़राब होगा। दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मीन्स वन प्लान। इस प्रिंसिपल के अनुसार एक यूनिट का मतलब होता है एक प्लान। That is the effort of all the members and employee of organization must be directed towards one direction। जितने भी लोग हैं, जितने भी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन सबके जो एफर्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। इफ़ दिस प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। अगर ये प्रिंसिपल लागू किया जाता है तो इससे हमें कोऑर्डिनेशन होता है। ईच डिपार्टमेंट एंड ए ग्रुप having common objective must have one head one plan only। हर डिपार्टमेंट का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है तो उसके लिए उनके पास एक ही प्लान हो, एक ही हेड हो, वो ज़्यादा बेटर है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, कन्फेक्शनरी आइटम, ईच प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन मार्केट। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर एक
कंपनी है जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, कॉस्मेटिक भी है, मेडिसिन भी है, कन्फेक्शनरी भी है, तो उसके हर प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो अलग होगा और हर प्रोडक्ट का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होगा। तो उसको जो अपने प्लान्स हैं वो उसी हिसाब से डेवलप करने पड़ेंगे। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हमें पॉजिटिव चीज़ क्या मिलेगी? पॉजिटिव चीज़ मिलेगी कि जो भी हमारा अचीवमेंट है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो अचीव हो पाएंगे। सारे एम्प्लॉयज़ का जो एफर्ट्स है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, एफर्ट्स का वेस्टेज होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा और हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है 6th, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब सबऑर्डिनेशन एक तरीके का कोऑर्डिनेशन जैसा ही है। अब समझेंगे ये क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसेट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। इस प्रिंसिपल के अनुसार जो हमारे कंपनी की इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट और इंडिविजुअल और एम्प्लॉय की इंटरेस्ट एक हो जाए। कैसे? In the organization, all the employees are working with some common objective and there is always an objective of organization। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं वहाँ वो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव से काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, if the objective of individual are in the same direction of organization then there is no problem, but if the objective of the both group are different direction then manager must try to reconcile individual interest with the organization goal। अगर जो एम्प्लॉई है उसकी इंटरेस्ट से फ़ायदा उसी डायरेक्शन में हो रहा है जो कंपनी चाहती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैनेजर को उसकी इंटरेस्ट को कंपनी की इंटरेस्ट से मैच करना पड़ेगा। सर ये कैसे होता है? मान लीजिए कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब क्या चाहते हैं कि सबकी अच्छी सैलरी हो। अब मैनेजर आया, उसने कहा कि अगर आप लोग मेरा ये टारगेट इस टाइम तक पूरा कर देते हो तो मैं आप सबको आपकी सैलरी में 5% एक्स्ट्रा दूंगा। तो अब सबका इंटरेस्ट क्या हो गया कि हमें काम को टाइम पे करना है ताकि सैलरी में 5% बढ़ जाए, और सैलरी में 5% बढ़ेगा तो काम टाइम पे होगा जिससे हमारी कंपनी का फ़ायदा होगा। तो उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। पॉजिटिव नेगेटिव वही सेम है अभी हमने जो पीछे देखे थे। देन है 7th प्रिंसिपल, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। According to this principle, employees in the organization must be paid fairly or adequately to give them maximum satisfaction। इस प्रिंसिपल के अनुसार जो भी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक फेयर अमाउंट देना चाहिए जितना उनका बनता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हों और अच्छे से काम करें। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर बेसिस सैलरी विच वुड गिव एटलीस्ट एज रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उन्हें इतना पैसा तो मिले जितना बनता है जिससे वो अपना जीने का तरीका जी सकें, सुधार सकें, जैसा भी आप कह सकते हो, है ना। जैसे फाइनेंशियल कैपेसिटी देखी जाती है, एक हमारे गवर्नमेंट का मिनिमम वेज एक्ट होता है, उसके हिसाब से इतना पैसा मिलना चाहिए वो देखा जाता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है भाई, एम्प्लॉय आपका मोटिवेट रहेगा, है ना, जो उसने वादे किए हैं वो टाइम पर पूरे करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो टर्नओवर है एम्प्लॉयज़ का वो गलत चला जाएगा और एम्प्लॉय हमारा डिमोटिवेट, डिससेटिस्फाई रहेगा। फिर आपका, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल भी कह सकते हो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर ऑफ अथॉरिटी है वो सिर्फ कुछ ही हाथों में है, जैसे कि सिर्फ टॉप लेवल। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जितनी भी लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना। फ्योल के अनुसार, फ्योल जी कहते थे जो हमारी कंपनी होनी चाहिए वो ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज होनी चाहिए और ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए जहाँ पे डिपेंड करें हमारे नेचर की तरफ से, साइज़ की तरफ से। अगर a small organization can be well organized and managed with centralized technique, but in large organization there is need for decentralization। अगर आपकी जो कंपनी है वो छोटे लेवल पे काम कर रही है तो वहाँ पे आपके लिए सेंट्रलाइजेशन अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी बड़े स्तर पे काम कर रही है तो वहाँ पे आपके लिए
डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है। सेकेंडली, इफ़ एम्प्लॉय आर एफिशिएंट एंड कम्पिटेंट देन दे कैन बी ट्रस्टेड बाय हैविंग डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, आप उनको भरोसा कर सकते हो, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करो। अगर एम्प्लॉय कम है, डेवलप्ड नहीं है, तो आप सेंट्रलाइज करो, है ना। दोनों का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों का बेनिफिट मिलेगा अगर आप यूज़ करोगे। आपके डिसीजन जल्दी ले ली जाएंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नाइन्थ प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन आपका क्या होता है? स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये हाईएस्ट रैंक पे बैठा है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो एक चेन को फॉलो करते हुए पहुंचनी चाहिए। अगर हमारा जो कांटेक्ट है, हमारी जो बातें हैं, वो एक चेन को फॉलो करते हुए पहुंचनी चाहिए, है ना, बिना किसी को स्किप करे हुए। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में या शॉर्टकट लेने की नीड पड़ सकती है तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, जिसको हम कहते हैं गैंग प्लांक। लेकिन अगर आप स्केलर चेन का इस्तेमाल करते हो तो एक इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो सिस्टमेटिक बनेगा और कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, है ना। गैंग प्लांक क्या होता है? गैंग प्लांक परमिट करता है कि आप किसी भी एम्प्लॉय से जो अलग अलग पोजीशन पे काम कर रहे हो, विदाउट स्केलर चेन को फॉलो करे हुए आप बात कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं गैंग प्लांक। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इन दिस प्रिंसिपल, ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड बट इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल दैट इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि हम किसी को कमांड दे रहे हैं, हम किसी को रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि जो चीज़ कंपनी में जिस जगह पर होनी चाहिए, जो इंसान जिस जगह पर काम करना चाहिए, वो वहीं काम करे। जैसे लाइब्रेरी में आपको क्या मिलेंगी? बुक्स मिलेंगी। आप जैसे मॉल जाते हो तो वहाँ पे जिस चीज़ का नाम लिखा होता है आपको वही सामान मिलता है, तो उसे हम कहते हैं एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। Fayol insists that there must be a fixed place to keep every material and thing used in the organization and fixed place or seat or cabin for every employee. Fayol जी का कहना था कि यहाँ पर जो भी हमारी चीज़ है उसकी एक फिक्स जगह होनी चाहिए, और जो भी हमारे मैन काम करते हैं, इंसान काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी भी एक फिक्स जगह होनी चाहिए, सो डैट नो टाइम एंड एनर्जी इज़ वेस्टेड इन सर्च ऑफ एनी मटेरियल और एनी पर्सन। तो कोई भी एनर्जी या कोई भी टाइम वेस्ट ना हो मटेरियल को ढूंढने में या पर्सन को ढूंढने में। फॉर एग्जाम्पल, if a worker is in need of a tool, he must know in which box or tool room will be found. अगर किसी वर्कर को किसी टूल की ज़रूरत है तो उसे मालूम रहेगा कि वो कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़। इक्विटी का मतलब है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सबके प्रति समान नेचर रखना, सबके साथ सेम व्यवहार करना। एम्प्लॉयज़ विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। एम्प्लॉय अपना अच्छे से अच्छा एफर्ट्स जब ही डालते हैं जब आप उनके प्रति अच्छा ट्रीटमेंट करते हो, अच्छा काइंडनेस करते हो, अच्छा जस्टिस करते हो। इफ़ अ मैनेजर इज़ बायस्ड इन डीलिंग विद एम्प्लॉय then employee will get dissatisfied and will not contribute to their maximum capacity. अगर एक मैनेजर है वो बायस्ड है, यानी किसी के संग अच्छा कर रहा है, किसी के संग बुरा कर रहा है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और वो वैसे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे जिस तरीके से वो एक्चुअल में कर सकते हैं। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी टू अ पियोन एंड सुपरवाइजर, बट इक्विटी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिनरी रूल्स लीव इन द सेम वे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड पोजिशन एंड जेंडर। इक्विटी का मतलब ये नहीं कि आप सेम सैलरी दोगे उस पर्सन को जो पियून है और सेम सैलरी दोगे जो सुपरवाइजर है। इक्विटी का मतलब जब कोई नियम फॉलो कर रहा है, जब कोई छुट्टी पर जा रहा है, उन सभी के लिए समान रूल होने चाहिए, वो चाहे किसी भी ग्रेड पर हो, किसी भी पोजीशन पर हो, किसी भी जेंडर का। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। It refers to no frequent termination and transfer. According to this principle, the management must provide the feeling of job security among the employee. Because with the feeling of insecurity for the job, the employees cannot contribute their maximum. जब आप किसी पर्सन को जॉब से निकाल रहे हो
या निकालना चाहते हो तो आपको एक टाइम देना चाहिए ताकि वो कहीं दूसरी जगह ठिकाना ढूंढ सके। आप इमीडिएटली किसी को अगर निकालोगे या जो आपका एम्प्लॉय हो उसके माइंड में ये बात आ रही है कि यार हमें जॉब से निकाला जा सकता है, तो वो ऐसे काम नहीं करेगा जिस तरीके से वो कर सकता है। नॉट ओनली टर्नओवर बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और रोटेशन शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू अ पर्सन टू लर्न एंड गेट सेटल ऑन अ जॉब। फिर है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। Fayol suggested that employee in the organization must give an opportunity to take some initiative in making and executing a plan। Initiative का मतलब है कि जो आपकी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोलने का हक देना, उन्हें राय देने का हक देना। वो कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने दिए, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं। और फिर हमारे फ्योल जी का लास्ट प्रिंसिपल है जो कि है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। Management must encourage and promote team spirit, unity, harmony. This will bring coordination and cooperation in organization। जो हमारा मैनेजमेंट है उसे encourage करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट, यूनिटी, एकता। दिस विल ब्रिंग, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा या कॉपरेशन होगा वो आएगा। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। मैनेजर को आई नहीं वी की तरह काम करना चाहिए, मैं नहीं हम की तरह काम करना चाहिए। दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके आपस में एक एकता का भाव आएगा, यूनिटी आएगी, ट्रस्ट आएगा। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स थे जो फ्योल जी ने सजेस्ट किए थे। अब कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे जो हमारे FW टेलर जी ने दिए थे। पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। FW टेलर जो थे वो बॉर्न हुए थे 1856 में USA में। 1878 में उन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी को एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ज्वाइन किया और अपने ही एक्सपीरियंस से उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च करी और रिसर्च के बाद उन्होंने दिया सबसे पहला मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी कि इनके जो प्रिंसिपल हैं वो एक तरीके से साइंटिफिक प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि ऐसा मैनेजमेंट, ऐसी एप्लीकेशन जो है तो साइंस की लेकिन उसका एलिमेंट लिया गया है वो मैनेजमेंट की तरह लिया गया है। पहला, उन्होंने सबसे पहले 4 प्रिंसिपल दिए। सबसे पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन। जो भी हमारे बिजनेस में जॉब करने जा रहे हैं या परफॉर्म करने जा रहे हैं, वर्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, उनके ऊपर पहले एक साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाना है। He said that there must be thinking before doing, which is not in case of rule of thumb। उनका कहना था कि जब भी आप कोई काम करते हो तो काम को करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद वो काम करना है। रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर साइंटिफिक डिसीजन आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड एंड वे ऑफ production। Taylor insisted on introduction of scientific inquiry into the domain of management practice। Taylor believed that there is only one best method to maximize efficiency। This method can be developed through work, study and analysis। Taylor का कहना था कि हम जो भी बिजनेस करेंगे उसके बारे में काफ़ी जांच पड़ताल होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि वो उसका कॉज एंड इफेक्ट क्या होगा, तब हमें उस पर काम करना चाहिए। यानी कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है कि बिना किसी काम को जांचे परखे हम नहीं कर सकते। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मोनी दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जो अभी हमने पढ़ा था एस्पिरिट डी कॉर्प्स, सेम उसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। टेलर इंस्टेड दैट देयर इज नीड फॉर बोथ द ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर। ही इंस्टेड ऑन मेंटल रिवोल्यूशन विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। नेक्स्ट है आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। अब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि जो एकता है वो भंगनी होनी चाहिए, और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल का भी मतलब है कि किसी एक के कॉपरेशन करने से काम नहीं चलेगा। जितने भी कंपनीज में एम्प्लॉय हैं सबको अपना अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी हमारा जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से चलेगा। फिर है आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी।
इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। जो हमारी कंपनी की एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी। वर्कर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है प्रॉपर ट्रेनिंग और सिलेक्शन पर। टेलर इंस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉय एंड आफ्टर सिलेक्टिंग दे मस्ट गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। टेलर का कहना था कि आप जिस पर्सन को भी जॉब पे रखो पहले आप अच्छे से सिलेक्ट करो, अच्छे से उसको ट्रेनिंग दो और फिर उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उससे काम जितना ले सकते हो, यानी कि वो एक मैक्सिमम एफर्ट कितना डाल सकता है उसके हिसाब से हम उसके एफर्ट पर काम करेंगे। तो ये तो कुछ प्रिंसिपल दिए थे हमारे टेलर जी ने। कुछ टेक्निक दी थी। सबसे पहला है फंक्शनल फॉरमैनशिप। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन द टू डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। टेलर जी ने डिपार्टमेंट को दो पार्ट में बांट दिया, एक था प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और आप नाम से समझ सकते हैं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या रहेगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या रहेगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है सोचने का और प्रोडक्शन का काम है जो आउटपुट प्रोड्यूस करने का। तो क्या क्या चीज़ थी प्लानिंग डिपार्टमेंट में? सबसे पहला आता है रूट क्लर्क। दिस फोरमैन इज रेस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सिक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। हमें क्या काम करना है मैनुअली और क्या काम करना है मैकेनिकली और उसके स्टेप बाय स्टेप ये बनाना काम है रूट क्लर्क का। उसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस फोरमैन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन ए स्पेसिफाइड मैनर। जब कोई काम को हम करने जा रहे हैं तो पहला स्टेप क्या होगा, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, काम कैसे परफॉर्म किया जाएगा, वो सारी चीज़ें, किस काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए, कितना पैसा खर्च करना चाहिए, और इन तीनों के ऊपर जो देखता था कि काम कैसे हो रहा है या नहीं, जो रेस्पॉन्सिबल है वो होता है डिसिप्लिनरी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन थे? चार। पहला है गैंग बॉस। ही अरेंज ऑल द मशीन, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो डैट देयर इज नो डिले। गैंग बॉस का काम होता है कि जो भी मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए, अदर रिसोर्सेज चाहिए वर्क को परफॉर्म करने के लिए वो अवेलेबल हो ताकि काम में कोई ढिलाई ना हो। स्पीड बॉस यानी कि इफेक्टिवनेस, एक तरीके से काम हमारा टाइम पर कंप्लीट होना। रिपेयर बॉस, जो भी आपकी मशीन एंड टूल्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में हो, ये जिम्मेदारी रिपेयर बॉक्स की। और जो तीनों काम का जिम्मेदार है वो होता है इंस्पेक्टर। फिर है आपका दूसरी टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जब भी हम कोई काम करते हैं और उस काम को करने का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, काम ऐसे होगा, और काम को सिंप्लीफाइड रखते हैं ताकि हर कोई आसानी से कर सके, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। फिर आता है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में क्या होता है कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको कम से कम कीमत पर और अच्छे से अच्छे कंट्रीब्यूट के साथ कर सकें, जिसके लिए पहला है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब है कि जब भी जो वर्कर है वो रेगुलर इंटरवल्स में काम करता है तो वो थक जाता है, जिससे उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है। तो हम क्या करें, उससे रेगुलर इंटरवल्स में काम ना करवाने की बजाय कुछ टाइम का उसे रेस्ट दें ताकि उसका जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो। मेथड स्टडी। The method study technique of scientific management is conducted to find out the one best method or way of performing the job which keep production and minimum makes maximum use of resources of the organization. मेथड स्टडी वो टेक्निक है जो इसलिए करी जाती है कि हम पता लगा सके किस काम को करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा। टाइम स्टडी, जो भी वर्कर है वो किसी काम को करने में कितना समय ले रहे हैं उसको हम कहते हैं हमारा टाइम स्टडी। फिर आपका मोशन स्टडी। मोशन स्टडी को हम कहते हैं एक तरीके से मूवमेंट। जब वर्कर किसी काम को परफॉर्म कर रहा है तो उसे उसमें कितना समय लग रहा है, उसमें वो वेस्टफुल मूवमेंट कितने कर रहा है, अनवेस्टफुल कितने कर रहा है, प्रोडक्टिव कितने कर रहा है, अनप्रोडक्टिव कितने कर रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर है मेरे ख्याल से ये लास्ट है, हाँ सेकंड लास्ट है, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम का मतलब है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन एक्स्ट्रा वेजेस। और लास्ट आता है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है जो हमारा वर्कर्स होते हैं उनके सोचने का तरीका क्या है, बात करने का तरीका क्या है, वो किस नेचर के हैं, उन सब के बारे में पढ़ना।
उसके बाद यो यहाँ पर आपको एडवांटेजेस या ये दे रखे हैं, या आपका इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।